जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल भाई यूपीएसआई का टेस्ट पेपर 9। अब जो है हम लोग 10 पहले टेस्ट पेपर करेंगे, उसके बाद देखेंगे भाई कि थोड़ा सा जो है मॉडरेट से टफ की तरफ चलेंगे। फिर अगला जो पेपर होगा वो बिल्कुल अगर यूपी पुलिस में हार्डेस्ट आएगा, यानी टफ वाले क्वेश्चंस आएंगे तो भी आप कवर कर पाओगे। तो आज जो है यूपी पुलिस का मॉडरेट वाला जो है पेपर है, यानी जो थोड़ा इजी भी होगा, थोड़ा सा टफ होगा, यानी ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चंस जो यूपीएसआई में आप लोग देखोगे ऐसे ही मिलते हैं। चलो भाई बिना डिले के हुए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है बिल्कुल बहुत सारे लोग जो है जान गए हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जान पाए हैं उनके लिए है कि डेली मैथ्स की क्लास भाई 7 बजे होती है। कितने बजे? 7 बजे शाम को मैथ्स की क्लास होती है और प्लेलिस्ट में चला जाता है, शाम को लाइव रहता है रिकॉर्ड फॉर्म में। और शाम को 7 बजे जो नहीं जुड़ पाते हैं वो और टाइम में जाएंगे और डालेंगे भाई प्लेलिस्ट में कि मैथ्स बाई शिवानंद सर। क्या डालोगे भाई? मैथ्स बाई शिवानंद सर। और जो भी टॉपिक आपको डाउट होगा बिल्कुल आप वहां से पढ़ सकते हो। कहोगे यस वेरी गुड। और पता भाई सामान्य अध्ययन क्लास 10 बजे, रीजनिंग क्लास 12 बजे और हिंदी की क्लास 8 बजे होती है। तो चलिए बिना डिले किए हुए भाई हम लोग जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस पाते हैं। हमें पता आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई होगी, बस आप अपने आप को जो है एक तरीके से होता नहीं कि असेसमेंट कर रहे होंगे कि भाई हम कितना जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलो भाई हम लोग फिर से जो है असेसमेंट की घड़ी आ गई आप लोगों की। चलो घड़ी आने का मतलब समय आ गया भाई। चलो देखो कह रहा कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का व्यय ना यानी खर्च कितना है 10,500 है, तो उसकी सेविंग्स क्या है, बचत क्या है? आप लोगों को पता होगा भाई किसी की आय यानी इनकम इक्वल टू क्या होगा भाई? आय बराबर क्या होगा? उसका व्यय यानी जो खर्च करेगा और जो बचत करेगा, ये सबको पता है। यानी इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सभी को कंफर्म है। वैसे रेशियो में भी आप लोग कंफर्म भाई। अगर 10 उसका क्या होगा भाई? इनकम होगा और 7 रेशियो क्या होगा? एक्सपेंडिचर, यानी 7 रेशियो जो है खर्च होगा। 10 रुपए कमाया है, 7 खर्च कर दिया है, तो बचाया कितना है? यानी उसकी सेविंग अपने आप समझ जाओ भाई कि 10 - 7 यानी 3 क्या हो जाएगी? उसकी सेविंग हो जाएगी, बचत हो जाएगी। अंडरस्टूड है ये? तो आप चाहे x के फॉर्म में मान लो कि 10x जो है आय है, 7x क्या है उसका खर्च है, तो 3x बचत है, ऐसा कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट आप लोग पता है कि उसकी बचत 10,500 है, यानी 7 रेशियो की वैल्यू 10,500। 7 रेशियो क्या है भाई? उसका खर्च है। चाहे कुछ लोग ऐसे करेंगे 7 की वैल्यू 10,500 लिखेंगे तो 1 निकालेंगे। देखो 1 निकालने में 10,500 में 7 से भाग करते हो ना, यानी 7 नीचे आता है, यानी जो दिया होता है वो नीचे रखते हैं। 7 की वैल्यू दिया और जो निकालना भैया 3, यानी आपको बचत निकालना है, सेविंग निकालनी है, निकाल दोगे। यहाँ पे 7 एकम 7 पचे 35, 15 या 45। आप कहोगे सर 4500 रुपए की बचत करते हैं साहब, और यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? कहोगे सर ये तो हम बहुत बार रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है सॉल्व कर चुके हैं, कोई डाउट नहीं। चलिए एक बार जो है थम्स अप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिना डिले के हुए क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो ध्यान से पढ़िए भाई, पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। द वर्क इफिशियंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ दैट बी एंड सी। सी कैन डू ओनली हाफ द वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी टुगेदर। तो तदनुसार सी अकेला काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए और बी कितना? देखो ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, ये तो पहले से पता भाई। ए बी के बारे में कह रहा है, इफिशियंसी के बारे में कह रहा है, कार्य क्षमता के बारे में कह रहा है ना। ए बी से आधा है, यानी बी अगर 2 करेगा तो इसकी 1 करेगा, यानी बी 2 काम करेगा 1 काम, बी 5 काम करेगा ये 2.5 काम, बी 10 काम करेगा ये 5, यानी आधा करता है। फिर कह रहा है सी और ए बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही भाग। तो आपको कंफर्म है ना भाई, जो कार्य क्षमता होती है यानी जो इफिशियंसी होती है, और वो हमेशा टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है ना। टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों होती है? हमें पता भाई, अगर हम मान लो बहुत तेजी से काम करें, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी खत्म भी तो करेंगे। मतलब अगर तेजी से काम करेंगे तो कम समय लगेगा, अगर धीरे धीरे काम करेंगे ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब इफिशियंसी टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, ये आपको पता है, यानी क्रमानुपाती होती है। और कह रहा सी ए बी, सी की बात करें और ए और बी की बात करें। कह रहा सी जो है ए और बी के किए गए कार्य का आधा ही भाग कर पाता है, यानी इसका मतलब अगर आधा ही वर्क की बात करें ना, यदि सी ए बी द्वारा किए कार्य का आधा ही भाग कर पाता है,
ए और बी मिलकर 2 करेंगे, सी भैया साहब 1 करेंगे। कहोगे हाँ सर। तो जो वर्क होता है वही वर्क होने का मतलब इफिशियंसी के बारे में कह रहा ना, उसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। जो वर्क करेगा, कार्य करेगा, इफिशियंसी होगा ना। अब इसको रिलेट कर दो। कहोगे सर कैसे रिलेट करेंगे? आप जैसे यहाँ ए और बी है, यहाँ पे सी है। देखो अगर डायरेक्ट समझो ए और बी में रिलेशन है ना, तो चाहे ऐसे करो, ए और बी कितना है, 1 + 2 3 है, या 3 होगा तो आधा होगा। हम क्यों अलग से रिलेट करें, ऐसे भी कर सकते हैं। ए और बी का यानी 3 वर्क करेंगे तो ये कितना, इसका आधा यानी ये 1.5 करेगा, यानी 3/2 या 1.5। बताओ 3/2 करें या 1.5 करें, जैसा आपको लगे, यानी इसका आधा। रेशियो की अगर हम बात करेंगे फिर से कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। मतलब अगर ये 1 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, यानी किसकी बात हो जा रही, इफिशियंसी की बात हो रही है। ठीक है ना, बात वही है। बोलो कोई डाउट है? वर्क का मतलब इफिशियंसी हुआ। यदि सी अकेला काम को 20 दिनों में कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर, आप बताओ सी की बात करें, सी एक दिन में कितना, 1 काम। तो सी का वर्क, अगर सी का हम कार्य निकालेंगे, सी भैया एक दिन में कितना, 1 काम करता, 20 दिन में भैया 20 काम करेगा। कहोगे हाँ सर। 20 दिन में 20 काम किया, इसे तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तीनों का मतलब ए बी सी। आप बताओ तीनों मिलकर यानी ए + बी + सी मिलकर कितना समय लेंगे? किसको? 20 काम को। कहोगे हाँ सर 20 काम है, तीनों मिलकर मतलब 1 2 3 यानी 3 वर्क पर डे। 3 × 6 = 18, 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 क्या कहीं है? कहोगे सर नहीं है, 6 दिन 7 दिन नहीं, ये गलत दे दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सही कर सकते हैं। तो ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए और बी के बारे में पता है, सी ए और बी द्वारा किए कार्य का 2, तो ए और बी मान लो 3 कार्य करेंगे तो 1.5 काम करेगा, यानी 3/2 काम करेगा। तो कट कर दोगे यानी 1:2 क्या इफिशियंसी हो गई। सी एक काम को 20 दिनों में, सी का एक दिन में 1 काम, 20 दिन में कितना, 20 काम। कहोगे हाँ सर। तो जब 20 काम है उसके तीनों मिलकर करना है तो कितना समय मिलेगा? कहोगे सर 3 वर्क पर डे के हिसाब से 6 से 2/3। लेकिन कुछ गड़बड़ है भाई, इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो 6 बना लो इसको, हमें लगता है ये हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, इसमें कोई इशू नहीं, बना लेंगे। इसको बताओ, ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर बार आप लोग देखते हो, बार बार इसको सॉल्व कर लेते हो। ये वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि एक वस्तु के लागत मूल्य दिया है, बेचे समय निर्धारित पर छूट दी जाती है, इतना लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का निर्धारित मूल्य क्या है? तो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल इतना, मतलब ये कह रहा है कि एक आर्टिकल का निर्धारित मूल्य जो भी रहा हो, अगर जो है उसे बेचते समय मूल्य पर 10% डिस्काउंट दिया गया, ठीक है ना, 10% की छूट दी गई। कहो हाँ सर। डिस्काउंट देने के बाद बेचा गया और जितने पर बेचा गया इस पर 12.5% का लाभ हुआ। कहोगे हाँ सर। यानी कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? यानी 12.5% का प्रॉफिट हुआ। मतलब ये हुआ उसने वस्तु को जितने में खरीदा था, खरीदा कितने में था, खरीद मूल्य दिया है। कहोगे हाँ सर। यानी सीपी आपको दिया 800 रुपए, 800 रुपए में खरीदा था सर, 12.5% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा आप बता सकते हो? 12.5% की वैल्यू 1/8, यानी 1/8 के लाभ पर बेचा, तो 1/8 यानी 800 का 1/8 100 रुपए हुआ, तो उससे लाभ पर बेच देंगे। बेचे कितने में? 900 में बेचेंगे। या ऐसे कर दो, 1/8 का मतलब 8 सीपी हुआ, 1 प्रॉफिट हुआ, 9 एसपी हुआ। 8 की वैल्यू 800 दिया, 9 निकाल लोगे भाई तो 900 एसपी आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे सीपी जो क्रय मूल्य दिया है तो उसका 12.5% निकालो, यानी 100 रुपए हुआ, तो 100 रुपए पर लाभ बेचने का मतलब 900 में बेचा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसान था। हाँ ये चीज ध्यान देना, इतना इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आपको बताए होंगे। अब जो इसका एस्टिमेटेड प्राइस थी, जो कॉस्ट प्राइस थी ना, तो मतलब जो एमआरपी थी, एस्टिमेटेड प्राइस थी, उस जो एस्टिमेटेड प्राइस का मतलब एमआरपी, इस पर वो 10% डिस्काउंट देकर 900 बेचता है। यानी जो भी एमआरपी होगी 10% डिस्काउंट देगा, यानी अगर 100 एमआरपी होगी, 10 डिस्काउंट दिया, 90 में बेचेगा। और 100 की वैल्यू चाहिए, 90 की वैल्यू दिया है, यानी 1000। मतलब यह है कि वो डिस्काउंट 10% डिस्काउंट देने के बाद 900 में बेचता है, और 10% का मतलब भाई 100 एमआरपी होगी तो 90 में बेचेगा, तो 90 में बेचेगा। 90 की वैल्यू दिया ही गया ना। चाहिए आपको क्या भाई? हमको चाहिए किसकी वैल्यू? एमआरपी, यानी 100 की वैल्यू 1000। हमें पूरी उम्मीद है इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इसको बताओ। किसी कमरे की फर्श की माप 4x3 है, ऊंचाई 3 मीटर है, कमरे की दीवारों तथा छतों पर रोगन करना है। रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। आप बताओ, कमरे के चारों दीवारों का मतलब ये हुआ ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप बताओ क्या होता है?
कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्र फॉर्मूला आता है, कैसे आता प्रूफ, क्योंकि जो लंबाई होती ऊंचाई की तुलना में, चौड़ाई ऊंचाई की तुलना में जोड़ देते हो वही हो जाता ना। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, सब कहेंगे सर ये बहुत बार पढ़ा है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। मतलब एक लंबाई की तुलना में ऊंचाई, लंबाई की तुलना में ऊंचाई पहली, और चौड़ाई की तुलना में ऊंचाई, चौड़ाई की तुलना में ऊंचाई, वही जोड़ देते हो तो ये फॉर्मूला बन जाता कॉमन होके। कहोगे हाँ सर, तो ये हो गया। अब कह रहा है कमरे की दीवार छतों पर रोगन करना। रोगन भैया फर्श में नहीं करे, छत पे। छत का मतलब लंबाई और चौड़ाई वाले एरिया पे ध्यान दीजिएगा ना। तो कहोगे हाँ बिल्कुल, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, लंबाई, लंबाई भैया कितनी है 4 मीटर, चौड़ाई कितना 3 मीटर, ऊंचाई कितना 3 मीटर, मतलब 4 3 7 9 14 3 42, यानी 42 स्क्वायर मीटर क्या हो गया। यानी अगर हम चारों दीवारों का पर रोगन लगाते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना 42 मीटर स्क्वायर, यानी 42 मीटर स्क्वायर पर हम रोगन लगाएंगे। कहोगे हाँ सर, अभी कहाँ, यानी छत पे लगाना है। तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत का क्षेत्रफल, तो छत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि भैया जो फर्श होगा लंबाई गुणे चौड़ाई उतना ही तो फर्श के पैरेलल में ही तो होगा, डिजाइन नहीं बनी है। तो कहोगे ये तो आसान है सर, 4 लंबाई है 3 चौड़ाई, यानी 12 मीटर स्क्वायर क्या है ये। तो आपको टोटल कितना, चारों दीवारों पर 42, कहोगे हाँ सर, 12 मीटर स्क्वायर उसके छत पर, तो 42 और 12 कितना हुआ 54 मीटर स्क्वायर। कहोगे अरे सर बिल्कुल आसान है, सिर्फ फॉर्मूले में रखना था। ये यूपी पुलिस वाले क्वेश्चन है, एसएससी जीडी वाले क्वेश्चन हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आते, टफ नहीं आते कि भैया हम पूरा पढ़ डालें। सीजीएल हुआ, 10+2 हुआ, सीएचएसएल हुआ, इन सब में थोड़ा क्वेश्चन टफ होता है, लेकिन यूपी पुलिस में और एसएससी जीडी में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते ना कि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आसानी से बता दोगे। कहोगे हाँ सर, कितनी बार आपने पढ़ा भाई कि इसमें छोटा बड़ा भिन्न, याद करिए भाई। एक तो था इनमें डिफरेंस बराबर हो, लेकिन डिफरेंस बराबर नहीं है तो भाई अंतर कितना है, 7 23 का अंतर कितना है। कहोगे सर 4 3 7 16 का अंतर है। 11 23 का अंतर कितना है। कहोगे सर 11, ये कहते हैं ना 11, दूसरे वाले में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है। कहोगे कुछ नहीं करना, डायरेक्टली बता देंगे सर 12 अंतर है। कहोगे हाँ सर। उसके बाद जो है 14 23 का अंतर कितना है। अरे कहोगे सर ये भी एक चीज ध्यान दे, सब ये तो था, लेकिन 8 चाहे हम इसमें तो हमें कंफर्म है कौन बड़ा छोटा है, हम चाहे 8/25 को चेक कर ले, उसके बाद हमें एग्जैक्टली कंफर्म हो जाए कौन सा बड़ा छोटा है, जैसे ना बताओ। नहीं चलो कोई बात नहीं, आप कहोगे नहीं सर यही से हमने आपको ट्रिक बताया था उससे करेंगे, लेकिन बिना ट्रिक के भी ज़्यादा आसान होगा। ये कहो कितना 9 का अंतर, ये कितना हुआ 8 25 8 17 का अंतर। इसका एलसीएम लेना देखो टफ हो गया, तो हमने कहा था वो जो बैंक में आते हैं वो आसान होगा। सबसे छोटी भिन्न बताने के लिए आप लोग क्या करते हो, अब 16 से भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 12 से, तो इससे सही है हम देख के ही बता दें। मतलब आपको बता दें चाहे डेसिमल चाहे इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम तो कतई इजी नहीं है। क्या एलसीएम इजी है, 12 नहीं यार 17 एलसीएम कतई इजी नहीं है। और वैसे क्या करते थे, अब 7 जो न्यूमरेटर है 16 से भाग करो, और फिर 11 में 12 से भाग करो। कहो हाँ सर। फिर 14 में 9 से भाग करो। कहोगे हाँ सर। फिर 8 में 17 से भाग करो। कहोगे हाँ सर। तो एक चीज ध्यान दो, अब इसमें वैल्यू क्या आएगी, देखो 7 से तो बहुत छोटा है, 11 में से 12 कम आएगा, 14 में से ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सबसे बड़ा होगा 17 में से। इन दोनों में ध्यान देना है, इन दोनों में नियरेस्ट कौन होगा। 16 से 16 3 16 चौका 64, 64 और 6 16 चौका 16 चौका यानी 0.4 16 मतलब इसी के आसपास आएगा। और ये 80 17 25 17 चौका 68 12 17 छक्का इतना, मतलब ये सबसे छोटा है। देखो इन दोनों, बाकी ये तो कन्फर्म छोटे हैं। तो आप लोग ये समझना है कि जैसे 23 23 23 है, इनमें अगर हम बात करें जब इसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वो छोटी मानी जाती है ना। ये बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी, मतलब अगर हम इन तीनों में बात करें, इन तीनों में आसानी से बता दोगे भैया सबसे छोटी तो ये है, 7/23 छोटी है ना, सबसे छोटी ये है। अब देख लो भाई इनमें और 8/25 में कौन सी छोटी है, वो आंसर हो जाएगा। मतलब ये सब इतना गाथा करने की जरूरत नहीं, आपको बताए थे, वो जब आसान होता तो करते हो, मतलब आप इनमें देखते ही बता दिए, ये जान के दिया है। अब आपको ये देखना भैया 7/23 में और 8/25 में कौन सी छोटी है, क्योंकि सबसे छोटी बताना है। तो 25 डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, 175 और 23 8 8 3 24 और 8 2 16 और 2 कितना हुआ 16 2 18 184, यानी इसका मतलब इसकी वैल्यू कम आ रही, यही छोटी। सबसे छोटी भिन्न की बात करो 7/23। जब डिनोमिनेटर में सब में सेम होंगे ना, तो फिर जान के ऐसा दिया है क्लू कि आपको पूरा वो बेसिक वाला जो फ्रैक्शन आपको बताए थे
कल ही डिस्कस किए थे, वो नहीं करना है, ये वाला करना है। कहोगे रे सर बिल्कुल आसानी है, बता देंगे, कोई इशू नहीं है। चलो इसको बताओगे, किसी संख्या का 20% संख्या की 50%, मतलब संख्या का 20%, चाहे x मानो चाहे 100 मानो, संख्या का 20%। जब अगर इक्वेशन वाला जैसे कर रहा वैसा कर दो, 50 के 15% के बराबर है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई संख्या उसका 20% जो होगा बराबर 50 के 15%, यानी नंबर मिल गया, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। देखो चाहे ऐसे कट कर दो, कहो अरे सर क्या आपने बताया है। यहाँ से x इक्वल टू कितना हुआ, 15 × 5 = 75 डिवाइड बाई, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, तो 37.5, 37.5। सर ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, मतलब हमें लगता है देखते ही आप बता सकते थे ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 6400 का 2 वर्षों का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए होगा। इसको बहुत सारे तरीके थे, टेबल मेथड था, पास्कल मेथड था। आप चक्रवृद्धि ब्याज जाइए से और टाइप करिए भाई शिवानंद सर, यानी CI बाई शिवानंद सर, CI बाई शिवानंद सर। ये बिल्कुल अगर आप डालोगे ना तो ध्यान दीजिए, CI जो है हमने बहुत अच्छे मेथड से बताया है और आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 2 साल 3 साल 4 साल का फ्लैट, मतलब 3-4 तरीके से बताया है। और यहाँ से भी देखो कोई इशू नहीं, जैसा आपको ईजी लगे। और रेशियो से करना तो ये भी बताया था ना, 7 से 1/2 का मतलब कितना, 7 × 14 = 15/2 हुआ। परसेंट हटाओगे 0, 5 × 3 = 15 हुआ, और कहोगे 5 × 4 = 20 हुआ, 0, यानी 3/40। 40 प्रिंसिपल होगा और 3 क्या होगा, ब्याज, 43 अमाउंट। तो चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे ना करके ऐसे कर लो। देखो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, 6400 आसानी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3/40, यानी परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में कर लिया, यानी मनी का 3/40 एक साल में इंटरेस्ट लगेगा। टाइम कितने साल में आपको बताना भाई, 2 साल, ठीक है ना। तो 2 साल के लिए कॉलम बनाते हो ना, कुछ लोग कॉलम बनाते होंगे तो हम ऐसे बना दें। पहले साल ब्याज इस पे लिखते हो, यानी 6400 का 3/40%, यानी 7 से 1/2। कहोगे सर 4 16 × 4 = 64, 16 × 3 = 48, सर 480 रुपये हुआ। पहले साल का ब्याज लग गया। सर अगले साल ब्याज सर मूलधन पर लगेगा, यानी 480, और 480 का फिर से जो है सर 7.5, यानी 3/40 लगेगा। कहोगे हाँ सर, 4 12 12 3 36 रुपये। बताओ कोई डाउट? समझ में आया क्या करें ना भाई। 6400 है, 64 का पहले जो है 7.5% निकालो, 480 का पहले साल, दूसरे साल मनी पर और पहले साल के इंटरेस्ट पर। तो दूसरे साल का मनी वाला ब्याज ये है, इंटरेस्ट वाला ब्याज ये है, पूरा जोड़ दोगे चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 480 का मतलब कितना हुआ, 48 960, 960 और 36 कितना, यानी सब जोड़ दो, 960 36 का मतलब 996। कहोगे वाह सर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगी। ये सब क्वेश्चन हमें ये पूरा उम्मीद है कि 2 साल 3 साल 4 साल आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ यहाँ नहीं रे भाई, मतलब हमें तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन एक तो नहीं होना चाहिए भाई। 1 का CP बराबर 16 के विक्रय मूल्य SP के बराबर कर दिया। CP और SP का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा भाई, CP 16 होगा, SP 1, तो लॉस होगा, लेकिन लॉस बहुत होगा। कितना होगा भाई लॉस परसेंट की अगर हम बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग, लॉस कितना होगा, 16 में खरीदा, 1 में बेच दिया, 15 रुपए का लॉस सीधे सीधे किस पर, 16 पर × 100। ऑप्शन से कहीं नहीं मैच करेगा। हमें पूरी उम्मीद है ये 15 होगा, मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा 15 होगा, तभी 15 हो या और कुछ हो तभी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन मैच नहीं करेगा। यानी इसके अकॉर्डिंग करोगे, 1 के अकॉर्डिंग करोगे तो नहीं होगा, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य 16 के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो ऑप्शन गलत होगा और आंसर ये सही होगा, 15/16 × 100 जो आएगा आंसर बना लोगे। कहोगे यस सर। किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर मिश्रधन का 2/5 होगा। तो मिश्रधन का मतलब अमाउंट होता है ना, किसी धनराशि का साधारण ब्याज किसी वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर से राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5, यानी आपको ये कह रहा भैया जो ब्याज है मिश्रधन का 2/5, मिश्रधन 5 रुपए होगा, ब्याज 2 रुपए होगा। मिश्रधन अगर जो है मिश्रधन अगर 500 रुपए होगा तो ब्याज 200 रुपए होगा। इसका मतलब ये हुआ जितना अमाउंट होगा उसका 2 भाग क्या होगा, ब्याज होगा। तो भाई प्रिंसिपल कितना होगा, यानी अमाउंट और ब्याज का अनुपात है, तो प्रिंसिपल अमाउंट में से ब्याज घटाओ, यानी 3 रेशियो प्रिंसिपल आ गया। भाई 5 रुपए अगर हमारा अमाउंट हो रहा है उसमें 2 ब्याज देना पड़ रहा है, यानी 3 ही तो हमारा मूलधन है। कहोगे हाँ सर, तो क्या निकालना है, रेट ऑफ चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर। उसके लिए क्या चाहिए, कहोगे सर ब्याज चाहिए गुणे 100, ये फॉर्मूला होता ना, और यहाँ P × T चाहिए।
क्योंकि SI इक्वल टू PRT बाई 100 होता, वहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिला होगा बेसिक से। चलो फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। तो दो ब्याज है रेशियो के फॉर्म में गुणे 100, अगर रेशियो सब फॉर्म में दिया तो 100 मानने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल 3 हुआ, टाइम भैया कितना है 10 वर्ष में। कहोगे हाँ सर ये कट गया, तो सर 20/3 का मतलब 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3% है ऑप्शन में। हाँ सर बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें डाउट शायद नहीं होगा आप लोगों को ना, इस टाइप में बहुत बार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। कहोगे यस सर बिल्कुल। वह छोटी छोटी संख्या जिसे इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब घटाने, इतने में से घटाओ पूर्ण वर्ग। सबसे पहले ध्यान दो, अगर संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी तो जैसे होता है ना कि 1 का स्क्वायर 0,1, 2 का 0,4, 3 का 0,9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, मतलब लास्ट में ये सब बनेगा। एक तो आइडिया इससे लगेगा, और फिर 49, और फिर कितना 64, फिर 49, एक आइडिया इससे लगेगा। तो आप बताओ अगर 63,520 में 16 घटाते हो तो 0,4 लास्ट मिलेगा, 20 घटाते हो तो 63,500 जो कि नहीं होगा, 24 घटाते हो तो क्या मिलेगा 96 मिलेगा, जो कि बिल्कुल किसी में नहीं होता ना, और 30 घटाते हो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब एक ही ऑप्शन है। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे अगर यहाँ 16 घटा दो भैया ना तो कितना मिलेगा 63,504। तो जो 0,4 लास्ट में होता ना, ये किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, और नहीं तो फैक्टर करके करो। एक तो लॉजिकल हमने बता दिया, 20 घटाओगे तो ये सब नंबर्स आने चाहिए, घटाने के बाद ये सब नंबर लास्ट में मिलेंगे नहीं, इसका मतलब घटाने पूर्ण वर्ग का मतलब वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसीलिए डायरेक्टली समझो इसको, वो सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। कहोगे हाँ सर। और एक चीज ध्यान दो भाई, आप कितना भी सॉल्व कर लो, सारे चैप्टर पढ़ लो, जब तक आप जो है स्पीड टेस्ट यानी मॉक टेस्ट नहीं देते हो तब तक आपका जो है परीक्षा या एग्जाम जो भी कहिए वो अधूरा है। तो कोशिश करिए भाई टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। अगर टेस्ट सीरीज नहीं देंगे ना तो अपने आप को आप असेसमेंट नहीं कर पाओगे कि हम भाई हमारी गलती क्या, हमारी कमियां क्या है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। यूपी पुलिस की वैकेंसी इतनी मात्रा में बहुत दिनों बाद आई है, तो ध्यान दीजिएगा। यानी जो 60,244 पोस्टें हैं ना भाई, उसमें एक जो है कम से कम आप निकाल लो, और माँ बाप का सपना जरूर पूरा करो। माँ बाप का सपना क्या भाई, पहले अपने लिए करते हैं, माँ बाप तो सेकेंडरी हैं। माँ बाप चाहते हैं आप अच्छा करें, लेकिन आपको खुद चाहना होगा कि हमारे साथ अच्छा हो और हम खुद दूसरों के लिए कर पाएं। इसीलिए खुद के लिए अच्छा करना पड़ेगा और एक अच्छी जॉब करनी होगी। अच्छी जॉब, अच्छे इंसान माँ बाप बनाते हैं। जॉब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कैलिबर पर डिपेंड करता है। ओके चलो इसको देखो। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे पहुंचता है, वो अपनी चाल इतना भाग की कमी कर दे तो उसी समय में 10 किलोमीटर चल पाता। कहोगे अच्छा यहां से आ जाना था, पहले कितने लग रहे थे सर 30 घंटे लग रहे थे। अच्छा यदि वो अपनी चाल 1/15 भाग की कमी कर दे तो 1/15 भाग की मतलब ये हुआ कि पहले चाल कितनी थी, 1/15 कमी होने का मतलब पहले 15 चाल थी, बाद में 14 कर दे। कहोगे हाँ सर। तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर चल पाता है। तो उसी समय 10 किलोमीटर चल पाता है तो इतना ही कैन वॉक 10 किलोमीटर इन द सेम टाइम। तो आपको मतलब देखो स्पीड कंफर्म है, पहले 30 घंटे लगते हैं, अब दोबारा जो कह रहा हुआ उसी समय में 10 किलोमीटर चल रहा, 30 रखते हैं, रिलेट कर दो। समय आपका फिक्स है, चाल का अनुपात दिया है, यदि वह अपनी चाल 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर चल पाता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, वाह बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उसी समय अगर फिक्स है, अगर रेशियो से करो, टाइम अगर कांस्टेंट है तो आपको पता भैया जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। ये सबको क्लियर है? यस। क्यों? क्योंकि अगर टाइम फिक्स होगा, हमने आपको बताया था, तो दूरी चाल के प्रपोर्शन होगा, यानी d1s1 इक्वल टू d2s2, यानी जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा भाई। इसका मतलब जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसका मतलब चाल पहले 15 थी फिर 14 हो गई, यानी दूरी पहले 15 जाता था फिर 14 गया। ठीक है ना। कह रहा कि उसी समय में तो 14 किलोमीटर चल पाता है, तो आपको बताना है क्या चाल क्या हो गई ना। तो सॉल्व कर लो थे भाई, क्या निकालें, मतलब बताओ कैसे सॉल्व करें। पहले कितना समय भाई दूरी दिया 15, और बाद में कह रहा है, ध्यान समझिएगा, बाद में क्या कह रहा है, बाद में ये कह रहा है कि 15 से 14 होने पर, यानी जो एक की कमी हुई उतने समय में 10 किलोमीटर, यानी एक की वैल्यू 10 किलोमीटर। तो आप बता दोगे पहले कितने जा रहा था सर 150 किलोमीटर, दोबारा कितना गया सर
140। देखो 10 किलोमीटर की कमी आई नहीं आई, कहोगे हाँ सर। तो पहले 150 किलोमीटर गया तो 150 किलोमीटर जाने में 30 घंटे लगते हैं, तो स्पीड क्या होगी 3 5 15 सर 5 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। उसकी रियल जो चाल का अनुपात है वो किसका है? वो समय का दूरी का अनुपात है। तो दूरी पहले 15 थी 14 थी, तो उतने समय में वो कितना चल पाता है, यानी पहले जो था उससे समय की कमी में 10 किलोमीटर चल पाता है। तो एक की वैल्यू कितना, दूरी 10 किलोमीटर, दूरी का अंतर 10 किलोमीटर पहले और अब में, तो डायरेक्टली बता दोगे सर टोटल दूरी पहले कितनी थी, 150 चला होगा 30 घंटे में, यानी कितना समय कहोगे, कितनी चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वाह, इसको जोड़ो, कुछ नहीं करना भाई। देखो आपको पता है इसको चाहे जैसे 025 जोड़ना है और प्लस 0.02193 जोड़ना। क्या करते थे पहले भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते थे, फिर उसका 02193 यहाँ शून्य बढ़ाते थे समझने के लिए। मतलब कंक्लूजन ये है कि पॉइंट के बाद अगर चौथा प्लेस का नंबर होगा वो चौथे के साथ जुड़ेगा, तीसरे के साथ होगा तो तीसरे के साथ जुड़ेगा। मतलब ये हुआ, ये पॉइंट पर 4 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट, सबसे पहले लास्ट में 8 आएगा, ये कंफर्म है। और जब ये कंफर्म है तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है, यानी इसकी हेल्प ले लीजिए, यही आंसर आएगा। मतलब कोई डाउट ही नहीं है भाई। अगर जो है सब प्लस में है, लास्ट में चौथा पहले जुड़ेगा, लास्ट में 8 आएगा। गलती से यूपी पुलिस में ऐसे देते हैं, बैंक में ऐसे नहीं देते हैं। तो लास्ट में 8 आएगा तो कुछ है ही नहीं, यही है, इसका मतलब यही सही आंसर, हमें पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। कहोगे यस सर, बहुत अच्छी बात है। 13वां, एबीसी एक काम को 20 दिनों पूरा करते हैं। कितने दिनों भैया? ए बी और सी आपके मिलके 20 डेज में करते हैं। कहोगे हाँ सर। और बी और सी अलग अलग काम को 40 और 50 दिनों में, बी आपके 40 दिनों में और सी साहब आपके 50 दिनों में। कैसे सॉल्व करते थे इसको? कुछ नहीं सर, इसका एलसीएम पहले लेते थे। 20 40 और 50 का एलसीएम कितना हो, 50 गुना 150 यानी 200 हुआ। यानी 200 काम मानते थे, तो 20 दहम्मा 200 यानी 10 वर्क पर डे ए बी सी तीनों करेंगे, तो 4 पंचे 20, 5 वर्क पर डे अकेले बी करेगा, 5 दुनाई 5 चौक 20, 4 वर्क पर डे कौन करेगा? सी करेगा। यानी एबीसी तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करेंगे, बी अकेले 5 काम करेगा, सी अकेले 4 काम करेगा। आप बताओ, तीनों अगर 5 काम करते हैं, ये बी और सी 5 और 4 यानी 9 करते हैं, तो सी कितना ए कितना करेगा? सर 10 तीनों का है, 5 और 4 9 जो है बी और सी का है, तो 10 में से 9 घटा दो। एक काम एक दिन में भैया आपके कौन करेंगे? आपके ए साहब करेंगे। तो ए को अकेले कितना करना है? ए को अगर अकेले करना होगा 200 काम भैया, तो कितना लगाएंगे? 200 दिन लगाएंगे। 200 दिन अकेले जूझते रहेंगे, यानी 200 दिन में ए अकेले काम करेगा। कहोगे सर ये तो बहुत बार लगा चुके हैं, एक बार नहीं। ये सब इसके यूपी पुलिस वाले क्वेश्चन टफ नहीं थे, फिक्स रहते हैं, ऐसे आएंगे। ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है, 5 की वापस होता है पूरी यात्रा में उसे। अरे भैया औसत चाल कितनी बार आपको बताया था भाई, औसत चाल अगर 2 की हम बात करें, यानी कह रहा है कि ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, यानी आने का मन नहीं था वहां, जहां गया था मजा आ रहा था। 20 की चाल से पॉइंट ए से बी गया और इस चाल से वापस आया, औसत चाल। बहुत सारे तरीके थे। अगर एक ही डेस्टिनेशन पर 2 अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो याद करो, आपको फॉर्मूला भी बताया था, हमने कहा था कभी कभी फॉर्मूला भी लगा दिया करो, और आपको बेसिक से ही बताया था, ये डिवाइड बाई S1 + S2। एक तो ये हुआ, मतलब 2 इंटू जाने में 20, आने में कितना 5, जाने और आने में 20 + 5 कितना 25। कहोगे हाँ सर, तो 25 55 25 हुआ, 5 चौक 20 हुआ, 4 में 8 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी एवरेज स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्या बताया था, हम दूरी ऐसे मान लेंगे कि जो ए से बी 20 की चाल जाएगा और 5 के वापस आएगा, मतलब 20 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, यानी हम दूरी चाल के एलसीएम को मानते हैं 20 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। पहले 20 किलोमीटर हमने दूरी माना है, गया 20 किलोमीटर वापस आया 40 हो गया। तो 20 किलोमीटर जाने में 20 की चाल से कितना, देखते ही समझ में आ रहा हो, 1 घंटे लगे भाई। 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से कितना 4 घंटे लगे, मतलब 40 किलोमीटर को 5 घंटे में जाने में एवरेज स्पीड क्या होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। एक तो है ना कि अगर दूरी बराबर है, अलग अलग 2 दूरी अलग अलग स्पीड से जा रहे हो, तो भाई चाल का जो एलसीएम यानी लासा होगा वो दूरी मान लो। अब औसत चाल का फॉर्मूला तो कुल दूरी बटा कुल समय, उसी से रिलेट कर लो, बिल्कुल आंसर आ गया। नहीं तो फॉर्मूला आपके पास है, 2 के लिए फॉर्मूला लगाने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। तो हो गया हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। ए और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं, ज्यादातर ए और बी होते हैं, तो बी यदि एक्स हो गया, इसका मतलब ये एक्स होगा। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है, ए नहीं। एक्स और वाई व्यापार में साझेदार है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने का लगाता है, वाई
लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था? आपको पता भाई, दो लोग व्यापार में शामिल होते हैं, पहले व्यक्ति ने जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया और दूसरे व्यक्ति ने जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया भाई, उस वही जो है उसके लाभ का हिस्सा बनता है। कहोगे यस, बिल्कुल, इतना कंफर्म है? कहोगे हाँ सर कंफर्म है। तो क्या करना भाई, एक्स पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 भाग एक्स लगाया, इसका मतलब 2/3 भाग वाई लगाएगा, या 3 में 1 भाग ए लगाया, 3 में 2 भाग वाई लगाएगा। ये 9 महीने के लिए। ये कितने टाइम के लिए नहीं पता, T2 टाइम के लिए। और फिर कह रहा है इस समय तो चलो नहीं पता, ऐसे कर दिया। वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो इसका मतलब 5 में 2 भाग, ये 2/5, ये 5 में 2 भाग, ये तो 5 में 3 भाग ये प्राप्त करेगा। कौन? ये भाई। अगर वाई जो है 2/5, 5 में 2 भाग करता है, तो ये 5 में 3 भाग। देखो इससे क्या होगा, अपने आप कट गया ना। हमें बोल सकते थे कि 3 में 1 भाग, ये 3 में 2 भाग, तो 5 अपने आप कट जाएगा रेशियो में। 5 में 2 भाग, ये 5 में 3 भाग है। T2 की वैल्यू चाहिए सर, सॉल्व कर दीजिए ना ऐसे। ये 2 देखो, 2 कट गया, 3 त्रिका 9 सर। जो T2 है वो 3 महीना, बहुत कम समय लगाया भैया। यानी वो 3 महीने के लिए आपके T2 3 महीने का मतलब आपके वाई साहब समय लगाएंगे 3 महीने। कहोगे हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। 16वां कैसे करें? 3 संख्याओं का औसत 60 है। देखते ही यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का इतने के बराबर है, तो पहली संख्या, देखते ही कंफर्म है भाई। 3 संख्याएं हैं, उनका एवरेज दिया है, औसत दिया है। आपको पता होना चाहिए औसत का मतलब क्या होता है, योग बटा कितना संख्या, योग बटा संख्या। तो योग क्या होता है, यानी कितनी संख्याएं, एवरेज इंटू कितना, एवरेज इंटू नंबर ना। तो जैसे 3 संख्याओं का औसत 60 है ना, तो 3 संख्याओं का औसत 60 है, यानी इसका मतलब उनका योगफल कितना है, यानी औसत मतलब 3 इंटू नंबर इंटू एवरेज, यानी 180 उनका सम है। उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4, पहली संख्या शेष दोनों का 1/4 है, यानी दूसरे तीसरे का 4 होंगी तो ये 1 होगा। मतलब यदि पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग क्या 1/4, तो ये दूसरी तीसरी संख्या जो भी होगी 4 होगी तो ये 1 होगा। इनमें रिलेशन पहली दूसरी तीसरी का सम का 1/4, यानी दूसरी तीसरी का सम 4 होगा तो पहली कितनी हो, 1 होगी। रेशियो से लॉजिकल आपको कहा जाए कि सर पहली संख्या 1 रेशियो है, दूसरी तीसरी का सम 4 है, तो तीनों संख्याओं का सम क्या होगा सर, 5 रेशियो होगा। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितना, 180 है सर। 1 की वैल्यू कितना हुआ, 180 डिवाइड बाई 5 यानी 36 है सर। कहोगे हाँ सर। क्या चाहिए आपको, पहली संख्या, यानी पहली एक ही रेशियो है, तो 1 रेशियो का मतलब कितना है, 36 है। कहोगे हाँ सर, कितना आसान था भाई। मतलब उसने जान के दूसरी तीसरी एक साथ और पहली का रेशियो दिया, तो दूसरी तीसरी मिलाकर 4 होंगी, पहली 1 होंगी, यानी तीनों 5 की वैल्यू दिया है, तो 1 की वैल्यू यानी पहली ही संख्या 1 है, तो बिल्कुल क्या होगा भाई, 36 होगा। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। इसको बताओ भाई, ये भी आसान है सर। कोई आपने पढ़ा होगा ना, ये बताया होगा, x माइनस एक्स की पावर n अगर होता है, इसका मतलब वो 1/x की पावर n हो गया। मतलब किसी की पावर, जैसे x की पावर -2 है तो क्या लिखते हो भैया, x स्क्वायर लिखते हो। 2 की पावर -3 तो क्या लिखते हो, 1/2 की पावर 3। मतलब माइनस का मतलब हुआ कि एक रेसिप्रोकल हो जाता है 1 करके ना। कहोगे हाँ सर। चलो इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करो भाई। ब्रैकेट में कितना, 9 की पावर -2, तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर इंटू कितना, 81। अभी हमने कुछ चेंज किया नहीं, डिवाइड है तो 81, मतलब देखो ध्यान दो, अभी हम इसको लिखने, अभी हमने सिर्फ इसको चेंज किया। क्या होगा ये, आप कहोगे 1/81 की पावर 1, ये पूरा ब्रैकेट है ना। कहोगे हाँ सर, तो कितना आसान है। अच्छा, उसके बाहर ये क्या है, डिवाइड बाई 27 बटा कितना, 81। देखो ये 9 का स्क्वायर 81 है, लेकिन पहले डिवाइड सॉल्व करोगे ना, 1/81 याद करो। आपने क्या कहा था पहले, ये दिस इंटू 81/1 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, ये कैंसिल हुआ, 9 9 81, यानी पूरे ब्रैकेट का आंसर 9 आ गया। ओपन करोगे इंटू हो जाएगा, यानी 81/27। देखो पूरे ब्रैकेट का आ गया ना, ये 9 आ गया। अब 9 आने के बाद 9 इंटू, ये डिवाइड है तो इंटू में कन्वर्ट होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो 9 3 27 और 3 27, 27 27 27, या ऐसे 3 3 या ऐसे कर सकते हो, 27 या इतना और 9 3 27, फिर 27 आंसर है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इजी था, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। इतना का लघुत्तम समापवर्त करे, लघुत्तम समापवर्त तो बिल्कुल आसान होता। लासा का मतलब होता कि फैक्टराइज करो ना। 12 का मतलब 4 3 12, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 48 का मतलब 16 3 48, 2 की पावर 4 इंटू 3, 72 का मतलब 36 दूना 72 या 9 8 72,
3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, 120 का होता 24 पंचे 120, 24 6 चौक 24, 8 तिक 24, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। मतलब पहले फैक्टराइज करो, ब्रेक करके करो, और जो अपने आप समझ में आ जाएगा। सर इसका एलसीएम क्या होगा? एक ऐसी संख्या जो इन सबसे डिविजिबल हो। सर 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, 2 का क्यूब 2 का क्यूब, यानी 2 की पावर 4 कन्फर्म होगा। 3 की अधिकतम पावर क्या सर? 3 की अधिकतम पावर 2 है, कहोगे हाँ सर। 5 एक बचा, ये आंसर। 2 की पावर 16 और 9 इंटू 5, देखो 16 पंचे 80, 8 9 72, 720 है कहीं? हाँ सर ये है। दूसरा तरीका क्या था भाई? हम क्या करें, 120 का मल्टीपल, देखो 48 और 72 की बात है, तो 120 का मल्टीपल पहले चेक करो, 48 या 72 जिसमें जीरो आए, तो लगभग 72 का 5 गुना में जीरो आएगा। तो 360 अगर कट रहा तो ठीक है, 360 कट रहा ठीक है, नहीं तो उसका डबल करते जाओ, ठीक है ना? कहोगे हाँ सर। और फैक्टर मेथड ज्यादा आसान है, कहोगे यस सर। 3 संख्याओं का औसत इतना, यदि उनमें से 2 संख्याएं 7 और 28 तेरे भैया, ये तो देखते ही हलवा क्वेश्चन। 3 संख्याओं का औसत 15, इसको लिख भी नहीं रहे भाई, तो कहोगे सम कितना हुआ तीनों का? 45। इनमें से 2 संख्याएं 7 और 28, अरे मजाक कर रहा क्वेश्चन। मतलब 2 संख्याएं इतनी है, पहली प्लस दूसरी इतनी है, 27 28 35 हुआ ना, तो 35 भाई हो, 35 घटा दोगे तो तीसरी कितनी आ जाएगी? 10। कहोगे बोलो जय सिया राम की। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, दे दिया गया, सॉल्व कर लोगे। तो आज हमने 19 क्वेश्चन, देखो पिछली बार 19 क्वेश्चन आए थे यूपी पुलिस में, वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर बार 19 हो सकता है, 18 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, उन्होंने फिक्स कर रखा, लेकिन वो चेंज एक आध क्वेश्चन हर बार कर सकते हैं। तो फिलहाल आई होप यहां तक सभी को समझ में आया होगा ना। तो एक चीज और भी ध्यान दीजिए भाई, आपको किसी भी तरीके से इंक्वायरी चाहिए, यानी मैथ्स क्लास कब चलेगा, रीजनिंग क्लास कब चलेगी, जीए कब चलेगा, और उसके कोर्सेज क्या हैं, बुक क्या परचेज करोगे, मॉडल पेपर क्या सॉल्व करें, आप बिल्कुल इस पर फ्री फील होकर कॉल कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि यूपी कांस्टेबल की बुक आप लोग देखोगे, प्रैक्टिस सेट जिसमें 10 हैं और 5 सॉल्व पेपर हैं, ये आप आसानी से परचेज कर सकते हो। परचेज करने का मतलब हुआ भाई, जब तक ना होता नहीं कि जब तक हमें हमारी थोड़ी सी बेइज्जती नहीं होती, जब तक हमें कोई चीज़ दिल से लगती नहीं, तब तक हम करते नहीं हैं, वही हाल है। पैसे का इशू नहीं होता है, इशू ये होता है कि कंटेंट क्या है और हमारे लिए कितना उपयोगी है। अगर आपको लगता उपयोगी है तो बिल्कुल वो चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो भाई आप करिएगा जरूर, क्योंकि एक पोस्ट तो लेना बनता है। तो चलिए, आई होप जो है यहां तक सभी को कंफर्म है। आज के लिए इतना ही। डेली आप हमारे साथ 7 बजे जुड़ेंगे। कितने बजे भैया? 7 बजे जुड़ेंगे आप डेली। और जो है जो भी टॉपिक आप उसमें लिखो, किसमें? कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। यकीन करिए जो भी आप कहेंगे वो बता देंगे। अभी फिलहाल जो है मॉडल पेपर एक और कराएंगे, उसके बाद कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जिनमें बच्चों का डाउट हो, फ्री होके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी आपको समझ में आए, और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए भाई जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट।